दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रात को विरोध के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के जवानों ने जबरन हटा दिया। ये प्रदर्शनकारी एक दिन पहले जामिया नगर में हुई फायरिंग के विरोध में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बैठे थे, जिनको हटाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाया और वहां खड़ी एक बस में बिठाने लगे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान बिना रुके इन लोगों को उठाकर बस में बिठाते रहे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने इनको सड़क से उठाया और बस में बिठाकर वहां से भेज दिया। ये कोशिश इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो उनको हटाया जाए, क्योंकि सुबह से देर रात से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जो है इन सभी को यहाँ से हटाया है। आप देख सकते हैं इस रूट को खाली किया गया है क्योंकि ये रूट अहम था। इससे पहले नागरिकता कानून और जामिया नगर में हुई फायरिंग के विरोध में कई लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे दिल्ली पुलिस साथ दो, साथ दो, साथ दो। बीच सड़क पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद उस सड़क को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बिहार के हाजीपुर में हिंदू संगठन से जुड़े एक नेता की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। 22 जनवरी को हिंदू संगठन के नेता नीरज कुमार उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका शव एक कुएं से बरामद किया गया और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे गुस्साए हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर पकड़े इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी, जिससे वहां जैम लग गया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर भी जलाए। और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो सदन पहुंचेंगी, जहां पर 2020 का बजट पेश किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण अपने घर से निकली हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद 11 बजे देश का बजट पेश किया जाएगा। पूरे देशवासियों को इस बजट से खासा उम्मीद है, चाहे वे किसान हो, शिक्षा जगत से जुड़े हों या फिर औद्योगिक जगत से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जो अब से थोड़ी ही देर पहले अपने घर से निकली हैं और सदन पहुंचेंगी, जहां पर 2020 और 21 का बजट पेश किया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमण के घर के बाहर की। अब से थोड़ी ही देर पहले वो अपने घर से निकली हैं और बजट पेश करेंगी थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा में पैदा होने की वजह से उनके दिल्ली का बेटा होने वाले बयान पर सवाल उठाए। पहले तो हमको ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली के बेटे कहाँ से हैं। हरियाणा के अंदर मुझे तो यही पता था कि हिसार में पैदा हुए, और मुझे ये भी पता है कि जब ये रामलीला मैदान में अन्ना हजारे साहब का एजिटेशन करने आते थे तो गाजियाबाद से वो एजिटेशन करने के लिए आते थे। डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को जवाब देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली आकर बसे लोगों को दिल्ली का हिस्सा बताया और बीजेपी पर ऐसे लोगों को पराया बताने का आरोप लगा दिया। जबकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी हर्षवर्धन के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चलो, हाँ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल रही हैं और बजट के बड़े दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से कि वित्त मंत्री अपने घर से निकल रही हैं, यहां से जाएंगी मंत्रालय तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, और उसके बाद यहाँ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वहाँ से जाएंगे राष्ट्रपति के पास। तो ये आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आज बजट पेश होने जा रहा है, पहला बजट पेश होने जा रहा है। और उस लिहाज से अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण लोगों की नज़र इस बात पर कि क्या घोषणाएं हो सकती हैं। और उस बड़े दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई जब वित्त मंत्री अभी यहाँ से अपने घर से निवास स्थान सफदरजंग रोड से निकल करके यहाँ से मंत्रालय गई हैं और अंतिम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वित्त मंत्री अपने घर से फिलहाल यहाँ से निकल चुकी हैं और आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
शिमला में जनवरी के महीने में हुई भारी बर्फबारी पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी में शिमला में करीब 90 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इससे पहले जनवरी 2012 में शिमला में करीब 95 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। इसके अलावा राज्य में जनवरी में 124 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 40% से अधिक है। ये 2004 के बाद राज्य में हुई दूसरी सबसे अधिक बारिश है। कुल मिला के देखा जाए तो जो ये वाला विंटर था, इसमें जो जनवरी का महीना था, इसमें जो प्रेसिपिटेशन भी जो एक्सेस में रही, टेम्परेचर भी काफ़ी लो रहे। 2012 में जो है वो 95 सेंटीमीटर थी और उसके बाद अभी जो है वो 90 सेंटीमीटर था। रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो पिछले 2012 के बाद जो है ये 1 सेकंड हाईएस्ट जो स्नोफॉल थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। अब से थोड़ी देर पहले अपने घर से निकली थी और कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं निर्मला सीतारमण। 2020 और 21 का बजट पेश करेंगी। सबकी निगाहें आज के बजट पर है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आम नागरिक के लिए क्या खास होगा आज के बजट में। और अब से थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने घर से निकली थी और उसके बाद वो अब वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं। फिर यहाँ के बाद वो सदन में बजट पेश करेंगी, जिस पर आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार बजट में आम नागरिक के लिए क्या खास होगा। लगातार जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उसके बाद सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर हैं कि इस बार के बजट के बाद हो सकता है कि जो देश की जीडीपी है उसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है। लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरोटा के पास सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मारकर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने नगरोटा टोल प्लाजा के पास पुलिस पर फायरिंग की थी और जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उनका पीछा किया और मुठभेड़ के बाद उन्हें मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बल के कुछ जवान बख्तरबंद गाड़ी से घटना वाली जगह पहुंचे और जंगल में उतरकर आतंकियों की तलाश में एक सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली गई। आतंकी थे वो भागकर जंगल की ओर निकलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और आर्मी की टीमें जो हैं वो पूरे इलाके में पहुंची हुई हैं। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने जंगल में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया और उनके शवों को लेकर बाहर आ गए। लेकिन सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी रहा क्योंकि उन्हें 4 आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय से, जहां इस वक्त देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें से अभी निर्मला सीतारमण बाहर आई और सीधा वित्त मंत्रालय में पहुंच चुकी हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, बिल्कुल अभी वित्त मंत्रालय में प्रवेश करती हुई निर्मला सीतारमण। देखिए, बिल्कुल निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही मिनट पहले पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय के दफ्तर के अंदर और यहां अपनी टीम के लोगों के साथ मुलाकात करेंगी और बजट की कॉपी लेकर अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए। वहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे अपनी टीम के लोगों के साथ। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि इस बार के बजट में क्या खास होगा, क्योंकि आर्थिक सुस्ती का जो दौर चल रहा है उसको किस तरह से मजबूत करेंगे निर्मला सीतारमण, इस बात पे सबकी नजरें है। मध्यम वर्ग को क्या आयकर में छूट दी जाएगी, किसानों और ढांचागत योजनाएं जो हैं उनको लेकर क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। और पिछली बार आपको याद होगा कि लाल रंग के मखमली कपड़े में एक फोल्डर लेकर वो निकली थी। इस बार देखना होगा कि वही मखमली फोल्डर बरकरार रहता है जिसको बही खाता कहा गया था, कि इस बार कुछ अलग अंदाज में बजट की कॉपी लेकर निकलेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बैठक भी होती है टीम के सदस्यों के साथ, फाइन ट्यून किया जाता है बजट को और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे और वहां से फिर संसद भवन पहुंचेंगे जहां कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे वो लोकसभा में बजट को पेश करेंगे।
बिल्कुल नीरज, 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। इस तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। और ये देखिए, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब निर्मला सीतारमण पहुंची वित्त मंत्रालय। पीली साड़ी में निर्मला सीतारमण को आप देख पा रहे हैं और वित्त मंत्रालय में पहुंचती हुई, और 11 बजे देश का बजट पेश किया जाएगा जिस पर हर किसी की नजर है और सबको उम्मीद है कि ये बजट देश के लिए एक बेहतर साबित होगा। चाहे किसान हो, शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, कारोबार हो, हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अनुराग सिंह ठाकुर की, जो पूजा करते हुए यहां जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय पहुंची, और दूसरी कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जो इस वक्त ध्यान में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और 11 बजे आज बजट पेश किया जाएगा जिसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। शिमला में जनवरी के महीने में हुई भारी बर्फबारी पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी में शिमला में करीब 90 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इससे पहले जनवरी 2012 में शिमला में करीब 95 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। इसके अलावा राज्य में जनवरी में 124 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 40% अधिक है। ये 2004 के बाद राज्य में हुई दूसरी सबसे अधिक बारिश है। कुल मिला के देखा जाए तो जो ये वाला विंटर था, इसमें जो जनवरी का महीना था, इसमें जो प्रेसिपिटेशन भी जो एक्सेस में रही, टेम्परेचर भी काफ़ी लो रहे। 2012 में जो है वो 95 सेंटीमीटर थी और उसके बाद अभी जो है वो 90 सेंटीमीटर था। रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो पिछले 2012 के बाद जो है ये 1 सेकंड हाईएस्ट जो स्नोफॉल थी। गुजरात के सूरत में एक बेकाबू कार कुछ गाड़ियों से टकराई और इस टक्कर के बाद उसमें आग लग गई। यह हादसा वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में हुआ, जहां कार के घुसते ही उसने पहले अपनी बाईं ओर खड़े स्कूटरों और मोटरसाइकिलों में टक्कर मारी। इसके बाद कार ज्यादा बेकाबू हो गई और तेज रफ्तार में दाहिनी ओर की दीवार से टकरा गई। इस बीच एक बच्चा कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा, लेकिन कार के टकराते ही उसमें आग लग गई और ड्राइवर उसी में फंस गया। टक्कर की आवाज सुनकर एक आदमी तुरंत कार की ओर दौड़ा और दरवाजा खोलकर उसमें बैठे लोगों को देखा। फिर वो कार की दूसरी तरफ ड्राइवर को देखने गया। कुछ और लोग वहां पहुंचे जिन्होंने कार में बैठी महिला को बाहर निकाला। साथ ही कार में फंसे ड्राइवर को भी तुरंत बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में दोनों कार सवार मामूली रूप से घायल हुए। भारत में बगैर रजिस्ट्रेशन वाले ड्रोन उड़ाना अब भारी साबित हो सकता है, क्योंकि जब बगैर रजिस्ट्रेशन वाले ड्रोन उड़ान कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उड़ान मंत्रालय ने लोगों को ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया था। इस दौरान देश भर में 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपने अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाया। उड़ान मंत्रालय ने 13 जनवरी को ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नोटिस जारी किया था। भारत में बगैर रजिस्ट्रेशन वाले ड्रोन उड़ाना अब भारी साबित हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के शकूर बस्ती और कीर्तिनगर इलाके में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए 2 रैलियां की। इन रैलियों में अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान मंच पर बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा पार्टी के कई नेता भी शामिल रहे। अमित शाह ने मंच पर आते ही विरोधियों को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मंदिर बनाते हैं, केजरीवाल राहुल बाबा कहते हैं मत बनाओ, वो भी कहते हैं मत बनाओ। हम 370 हटाते थे, ये दोनों भी कहते हैं न हटाओ। इमरान खान भी कहते हैं न हटाओ। हम सीए लेकर आए, ये दोनों ने भी कहा कि न लाइए। इमरान खान ने भी कहा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इमरान खान, केजरीवाल और राहुल बाबा के बीच में रिश्ता क्या है, मुझे अभी भी समझ नहीं। भारतीय मूल के अरविंद कृष्ण अमेरिकी कंपनी IBM के नए CEO होंगे। भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा अमेरिकी कंपनी IBM के नए CEO होंगे। IIT कानपुर से पढ़ाई करने वाले कृष्णा अभी इसी मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं।
दिल्ली के पास नोएडा में पालतू जानवरों को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिसकी 1 साल की फीस 500 रुपए रखी गई। केंद्र सरकार ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और ऐसे मामलों में गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की। केंद्र ने अपनी इस याचिका में दलील दी कि दोषी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का इस्तेमाल कर एक के बाद एक नई याचिकाएं दाखिल करते हैं, जिससे फांसी टालने की कोशिश की जाती है। केंद्र की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए तैयार हो गई। मदन लाल, आरपी सिंह और पूर्व महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नायक को बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कानून में बदलाव के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा। ये याचिका कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सूचना आयुक्त की नियुक्ति और वेतन तय करने वाला अधिकार केंद्र को दिए जाने का विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 5 फरवरी को दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चुनावी जनसभा कर सकती हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा का मुआयना करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम पहुंची। यहां करीब 1.5 महीने से नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन 8 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन कोई परेशानी न हो, इसका जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम वहां पहुंची और पुलिस के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद अधिकारियों ने चुनाव के लिए शाहीन बाग के हालात ठीक होने का दावा किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, जहाँ तक चुनाव कंडक्ट करने का प्रश्न है, और हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उनका रास्ते का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पुलिस ने भी चुनाव के लिए शाहीन बाग में पूरी तैयारी रखने का भरोसा दिया। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाना हमारी प्रायोरिटी है और उसके लिए हम सारी कोशिश करेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि इस बार का आम बजट सभी वर्गों के लिए राहत लेकर आएगा और सबका साथ सबका विकास वाला बजट होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली आदरणीय मोदी जी की सरकार, देशवासियों के सुझाव भी आए और ये बजट देश और देशवासियों के लिए अच्छा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तेलंगाना के वरंगल में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती हुई दिखाई दी, जबकि उसका धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग लगने की सूचना फौरन प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। वहीं एहतियातन प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवा लिया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए नासा यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक नया अंतरिक्ष यान भेजेगा। जानकारी के मुताबिक यह अंतरिक्ष यान सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की फोटो लेने के साथ ही दूसरी जानकारियां भी जुटाएगा। ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष यान सूर्य से 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता रहेगा। सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए इस अंतरिक्ष यान में टाइटेनियम की बनी हुई एक शील्ड भी लगाई जाएगी। अंतरिक्ष यान से जुटाई गई जानकारी से संचार उपग्रहों के काम में रुकावट डालने वाले सौर तूफानों के बारे में सटीक अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। चेन्नई हवाई अड्डे से तस्करी के आरोप में एक आदमी गिरफ्तार हुआ। तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे से एक आदमी को विदेशी जीवों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बिहार के सासाराम में कुछ शिक्षकों ने वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर धरना प्रदर्शन किया। बिहार के गया में 4 बमों को नाकाम कर दिया गया। इन बमों को सशस्त्र सीमा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे लगाया गया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों में शामिल 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की एक बाइक और एक बंदूक बरामद की। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कोवलम में अंतरिक्ष अनुसंधान पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य के 17 शेल्टर होम की जांच में संदिग्ध पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। मुंबई के अंधेरी में मेट्रो लाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान पानी की एक पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। झारखंड के रांची में पुलिस ने 2 बसों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, जिसे टमाटर की बोरियों में छिपाकर बिहार लाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक महिला की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। कोलकाता पुस्तक मेले में सीएए और एनआरसी की गूंज सुनाई दी। इस पुस्तक मेले में किताबों के कई दूसरे स्टॉल की तरह टीएमसी ने भी अपने मुखपत्र जागो बांग्ला का एक स्टॉल लगाया।
जिसमें नागरिकता कानून और एनआरसी जैसे मुद्दों का विरोध किया गया। टीएमसी के स्टॉल की थीम ही इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाई गई। कोलकाता पुस्तक मेले पर भी नो एनआरसी और नो सीएए का विरोध हावी है। ये जागो बांग्ला यानी टीएमसी के मुखपत्र का स्टॉल है। इसके अलावा टीएमसी के स्टॉल पर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ लिखी गई किताबों को भी रखा गया। बताया गया कि इस पुस्तक मेले के लिए ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन किताबों को लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। बजट से आम आदमी को कई तरह की उम्मीदें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सरकार से कई तरह की आस लगा रखी है। खासकर मध्यम वर्ग और आयकर में छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस बजट में योजना सामने आ सकती है। और इसके अलावा इस बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। इतना ही नहीं, बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश करेगी। किसानों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। देश का आम बजट आने वाला है और अन्नदाताओं को इस बजट से क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं अन्नदाताओं के पास और इनसे जानते हैं कि आखिर देश के बजट से क्या उम्मीद रख रहे हैं। तो किसान लोग अभी केंद्र ने जो योजना दिया है 6000 का, उसका भी पूरा सब किसान का नहीं आ रहा है। अधिकारी लोग जो है उनका किसान का घुमाते हैं, ये B1 खसरा इसको बिगाड़ देते हैं। तो अधिकारी के ऊपर भी शासन को चाहिए कि उसको दबाव डाले और सही काम हो। बताइए कि क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार जो बजट आने वाला है केंद्र को। हमला तो कोई उम्मीद नहीं है। काबर ना हमला मोदी देखा थे ना बघेल देखा थे। दिल्ली के जामिया गोलीकांड के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष के निशाने पर आ गए। कुछ दिन पहले ही अनुराग ठाकुर ने एक रैली में विवादास्पद नारे लगवाए थे। एक दिन पहले जामिया इलाके में एक लड़के ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया का एक छात्र घायल हो गया था, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। चुनावी माहौल में हुई इस घटना के लिए विरोधी पार्टियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया और बार बार उस रैली का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लोगों से विवादास्पद नारे लगवाए थे। आम आदमी पार्टी ने तो इस मामले में अनुराग ठाकुर की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी, जबकि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर डाली। भारत सरकार का मंत्री कह रहा है कि जहां पे भी नजर आ जाए गोली मार दो, कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है, जिसके लिए न सिर्फ ये आदमी जिम्मेदार है बल्कि अनुराग ठाकुर जिम्मेदार हैं। उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जामिया गोलीकांड के बाद अनुराग ठाकुर केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी निशाने पर आ गए। वो 17 साल का लड़का क्यों आता है? जब एक केंद्रीय मंत्री कहेंगे देश के गद्दारों को गोली मार को, तो गद्दार तो हर व्यक्ति हो जाता है ना सरकार की नीति और नियत से। बात एक केंद्रीय मंत्री की थी, लिहाजा पलटवार करने के लिए सरकार के दूसरे मंत्री खुद सामने आए और विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रास्ता रोकने के लिए, अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए ये सारी स्थितियां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। जामिया गोलीकांड पर दिल्ली पुलिस भी घिर गई क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मामले में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। एक दिन पहले दिल्ली के जामिया नगर में छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे और बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, जिनकी मौजूदगी में प्रदर्शन के दौरान गोली चली। विपक्ष ने इसी बात पर सवाल खड़े किए और दिल्ली पुलिस को घेरा कि कोई सिनेमा की शूटिंग होने के पहले जो होते हैं ना, हीरो जाते हैं। बजट की कॉपी की पहली झलक आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण के साथ अनुराग ठाकुर है वित्त राज्य मंत्री, और बजट की कॉपी पिछली बार की तरह ही ये लेकर निकले अपनी पूरी टीम के साथ। मखमली कपड़े में बजट का फोल्डर बना हुआ है और इसी में बजट की कॉपी है। देखना होगा कि इसी फोल्डर में तमाम चुनौतियों का समाधान होता है कि नहीं, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती है कि नहीं, जो आर्थिक सुस्ती का दौर है, आर्थिक मंदी का दौर है, उसका कोई समाधान इस बजट से निकाल पाती हैं कि नहीं निर्मला सीतारमण। वो 11 बजे के बाद पता चलेगा जब लोकसभा में वो बजट को पेश करेंगे। पूरी टीम उनके साथ है जो कि वित्त मंत्रालय में पिछले कई दिनों से इस पूरे बजट को अंतिम रूप देने में लगा हुआ था। यहां से पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन, वहां राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद संसद परिसर में पहुंचेंगी जहां कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे लोकसभा में बजट को पेश किया जाएगा। दूसरा बजट है निर्मला सीतारमण
का, और काफी उम्मीदें हैं बजट से। देखना होगा कि किसानों के लिए क्या कुछ होता है, मध्यम वर्ग के लिए क्या होता है, महिलाओं के लिए क्या होता है, ढांचागत योजनाएं जो है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तभी कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था में गति आएगी। लोगों के बचत के लिए क्या कुछ किया जाता है, आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाती है कि नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब जो है निर्मला सीतारमण की उसी फोल्डर में है जो मखमली कपड़े में लिपटा हुआ है और जिसमें बजट की कॉपी है। और इस तरफ आपको नजारा दिखाना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण पहली गाड़ी में बैठी हुई हैं, अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी हैं साथ में। पूरी टीम जो है राष्ट्रपति भवन जा रही है और पूरी टीम के साथ तस्वीर खिंचवाई जाएगी राष्ट्रपति के साथ, उन्हें भी एक बजट की कॉपी दी जाती है। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद 10 बजे तक संसद परिसर में पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। संसद परिसर में बैठक होगी कैबिनेट की, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बजट को वो 11 बजे लेकर लोकसभा में पहुंचेंगी और वहां जो है उसके बाद पता चलेगा कि 2020-21 के बजट में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ चुनौतियों का समाधान किया गया है, क्या आर्थिक सुस्ती से निपटने के उपाय किए गए हैं, क्या महिलाओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी की गई हैं, आयकर छूट की सीमा क्या बढ़ाई गई है। इन तमाम सवालों के जवाब को देखना होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था की दर जो है, जीडीपी की दर, वो बहुत कमजोर है। हालांकि आर्थिक सर्वे में उम्मीद जताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर जो है वो बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष है इसमें 5% का अनुमान लगाया गया है। लेकिन आज जब बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण तो सबसे खास बात यह होगा कि क्या जो आर्थिक मंदी का दौर है उस बजट से, क्या उस आर्थिक मंदी के दौर से निकलने में भारत को मदद मिलेगी कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। और आपको दिखाना चाहेंगे राष्ट्रपति भवन का नजारा, बिल्कुल नॉर्थ एवेन्यू के बगल में है और वहां पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण। 10 से 15 मिनट की मुलाकात की संभावना है राष्ट्रपति से पूरी टीम की और इस दौरान बजट की कॉपी दी जाती है और उसके बाद जो है वो संसद परिसर में पहुंचेंगी और वहां फिर फोटो ऑप होगा क्योंकि बजट की कॉपी, पिछले बार से आपको याद होगा कि बजट की कॉपी जिस फोल्डर में ले जा रही है निर्मला सीतारमण उसका अंदाज बदला है, जो क्योंकि पहले ब्रीफकेस में जो वित्त मंत्री होते थे वो ले जाते थे बजट की कॉपी को, लेकिन अब जो है मखमली कपड़े में फोल्डर के स्टाइल में वो बना होता है और उसमें लेकर जाती हैं और उसके अंदर, उसी के अंदर तमाम वो सवाल के जवाब होंगे जिसकी उम्मीदें की जा रही है, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, जो आयकर दाता है वो हो या फिर जो किसान कृषि क्षेत्र से, उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों की जो सवाल हैं बजट से जुड़े हुए, उन सवालों का जवाब जो है इसी बजट की कॉपी में है। और ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से दुनिया, पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, उस दौर से निकलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब इस बजट से निकलेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दूसरा बजट है निर्मला सीतारमण का। पिछली बार उन्होंने बजट की जगह बही खाता शब्द का इस्तेमाल किया था, इस बार भी बही खाता शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अंदाज वही है लेकिन उम्मीदें ज्यादा हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं सरकार के लिए, निर्मला सीतारमण और उनकी टीम के लिए। और इस बजट से देखना होगा कि मोदी सरकार ने क्या देश को दिया है। अगर बजट की बात बार बार की जाती है कि बजट जो है देश की तस्वीर को बदलने वाला होता है, अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदलने वाला होता है, और इस बजट से हमें यही पता चलेगा कि मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। पहुंच गई है राष्ट्रपति भवन और जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात जो है वो शुरू हो गई है। पूरी टीम राष्ट्रपति के समक्ष है और वहां बजट की कॉपी राष्ट्रपति को दी जाएगी और उसके बाद जो है इसी रास्ते, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी रास्ते वो निकलेंगी संसद परिसर के लिए। संसद परिसर में 10 बजे तक पहुंचने का जो तय कार्यक्रम किया गया, 10 बजे वो पहुंचेंगी संसद में और उसके बाद जो है 10:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तब से थोड़ी देर पहले की, जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से बाहर निकली। उनके साथ अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और देखिए पिछले बार की तरह ठीक उसी अंदाज में लाल मलमल के कपड़े में बजट, जिसको बहीखाता नाम दिया गया, वो निर्मला सीतारमण के हाथों में आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण
अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं, जहां पर वो बजट की कॉपी राष्ट्रपति को पेश करेंगी। और आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। बिहार के हाजीपुर में हिंदू संगठन से जुड़े एक नेता की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। 22 जनवरी को हिंदू संगठन के नेता नीरज कुमार उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका शव एक कुएं में बरामद किया गया और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिससे गुस्साए हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर पकड़े इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी, जिससे वहां जैम लग गया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर भी जलाए। कार्यकर्ताओं ने नीरज कुमार की हत्या के 8 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। एक भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, इसलिए ये सांकेतिक रूप से अभी केवल जिला बंद किया गया है। आगे हम लोग पूरा बिहार बंद करेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरोटा के पास सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मारकर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने नगरोटा टोल प्लाजा के पास पुलिस पर फायरिंग की थी और जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उनका पीछा किया और मुठभेड़ के बाद उन्हें मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बल के कुछ जवान बख्तरबंद गाड़ी से घटना वाली जगह पहुंचे और जंगल में उतरकर आतंकियों की तलाश में एक सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली गई। आतंकी थे वो भागकर जंगल की ओर निकलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और आर्मी की टीमें जो हैं वो पूरे इलाके में पहुंची हुई हैं। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने जंगल में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया और उनके शवों को लेकर बाहर आ गए। लेकिन सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि उन्हें 4 आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक ये सभी आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, जो बोरियों से लदे एक ट्रक पर सवार थे। बताया गया कि टोल प्लाजा पर चेकिंग के लिए जब इस ट्रक को रोका गया तो आतंकियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। बंद टोल प्लाजा पे ट्रक को यहाँ पर जब संतरी ने रोका, और ये ट्रक आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा है। इस ट्रक के भीतर आप देखिए वो रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर जो आतंकी छिपकर बैठे हुए थे। आतंकियों की फायरिंग के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया और आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। ये ट्रक आया, 4 बंदे उतरे इससे, ये इधर भाग गए। 4-5 ग्रेनेड फेंके और फायरिंग चल रही थी बराबर। आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारी संख्या में नगरोटा के जंगल और उसके पास के इलाकों में सेना और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। 3 आतंकी मारे गए हैं, एक और आतंकी की होने की संभावना है। ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर थे, एक को पकड़ा गया, दूसरे की भी तलाश। वहीं मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की और इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन के होने का दावा किया। They all appear to be Pakistani terrorists and they belong to Jaish-e-Mohammed as per the preliminary. Large quantity of arms and ammunition have been seized from them. Even though the number of terrorists killed is 3, but the number of weapons that they brought is 6. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर का उद्घाटन करने ग्वालियर पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई सिटी बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो एक बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसे खुद चलाकर मोती महल से बेजताल तक ले गए। इस दौरान उनके समर्थक बस के साथ दौड़ते दिखाई दिए। सिंधिया ने नई बसों के चलने से ग्वालियर के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई। जो आजकल वर्तमान में एक दूसरे वाहन से भी चलते हैं, वे भी अपने वाहनों को छोड़कर स्मार्ट सिटी के बस में शायद चलेंगे। इससे प्रदूषण में भी कमी होगी। बस से उतरने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ और योजनाओं का भी उद्घाटन किया। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार और विपक्ष की तकरार का शोर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी गूंजा। बजट सत्र से पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की मौजूदगी में अभिभाषण पढ़ा, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को महात्मा गांधी के विचारों के मुताबिक बताया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख
जो वहाँ नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष के सारे सदस्य काफी देर तक मेज थपथपाते रहे, जिसकी वजह से राष्ट्रपति को थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना पड़ा। इसके बाद जब राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। विशेषकर ऐसे समय में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा हो, तब आप सभी सांसदों ने उनकी भावना को सर्वोपरि रखा है। मैं संसद के दोनों सदनों का तथा सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूँ। अभिभाषण खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी टिप्पणी की। विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और जो व्यवहार किया आज, वो बहुत ही नीचे स्तर का था। सरकार के हमले का जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने दिया। क्या आप मुसलमान को अलग दिशा से देखते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं? इसीलिए भारत के लोगों को नाराजगी है। संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पिछले सत्र में सीएए बिल पास होने के बाद देश भर में इसके विरोध में जमकर बवाल हुआ। कई विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतरी। और बजट सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने वैसे ही तेवर दिखाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष की कई पार्टियों के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। इस दौरान कई नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी। अरे मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के सांसदों का विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस, डीएमके व अन्य जो दल के जो सांसद हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो सब नेता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और नेता एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं, जिसका असर संसद भवन में हुए विपक्ष के प्रदर्शन पर भी दिखा, क्योंकि इन नेताओं ने सरकार के खिलाफ जो नारे लगाए उनमें बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया। गोली मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस प्रदर्शन के जरिए इस बात के भी संकेत दिए गए कि आने वाले दिनों में विपक्ष केवल सीएए ही नहीं, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर भी विरोध तेज करेगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन को तवज्जो नहीं दी और इसे उनकी हताशा बताया। ये कुछ भी कर लें, ये एनआरपी को जोड़ लें, सीए को एनआरसी से जोड़ दें, जनता समझ रही है और अपनी खिसकती जमीन की खिसियाहट महात्मा गांधी जी के सामने निकालती है। महात्मा गांधी जी और सोनिया गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। इस बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए की सभी पार्टियों से सीएए पर एक आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए कहा। एनडीए की बैठक में उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार ने नागरिकता कानून पर कुछ भी गलत नहीं किया है। इसलिए एनडीए के सभी सांसदों को बजट सत्र के दौरान आक्रामक अंदाज में विपक्ष के हमलों का जवाब देना होगा। उन्होंने सीएए का विरोध करने वालों पर जोरदार हमला बोला और ये साफ कर दिया कि विपक्ष जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एनडीए में शामिल सभी पार्टियों को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने सीएए के जरिए महात्मा गांधी के सपने को साकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सीएए की वजह से किसी की भी नागरिकता को खतरा नहीं है। जिसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास हुआ और एनडीए की सभी पार्टियों ने सीएए पर पीएम के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया। बिहार पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक नक्सली को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की। झारखंड के जमशेदपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, जिन्होंने इस कानून पर जोरदार हमला बोला। मुझसे पूछा जाएगा कि मेरे माँ पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, उनका तो पाकिस्तान में हुआ, तो क्या मैं भी पाकिस्तान चले जाऊँ? यूपी के बाराबंकी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों में पर्चे बांटे और लोगों से इस कानून से जुड़ी जानकारी दी। बिहार के नालंदा में बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर के बाद उनमें भीषण आग लग गई। यूपी के शामली में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में एक लड़का और लड़की की उसके परिवार वालों ने सरेआम पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बचाया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सरकार बनने पर फ्री बिजली और पानी की योजना को जारी रखने का ऐलान किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और चांदनी चौक से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वादा किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भी दिल्ली में बिजली पानी पर मिल रही छूट जारी रहेगी। बिजली पानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सरकार में चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा बताया और मनोज तिवारी के ऐलान पर तंज कसा। ये तो चुनाव से पहले ही झूठ पे आ गए। ये तो 5 गुना दे रहे थे, 1000 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे, 1 लाख लीटर पानी फ्री देने की बात कर रहे थे। इनकी तो असलियत पहले ही आ गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आम आदमी पार्टी को पहले ही नसीहत दे दी थी। दिल्ली की तस्वीर को, दिल्ली की तकदीर को कोई चंद चीजें फुकट में बांटकर कोई दिल्ली का भविष्य नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली का कॉन्क्रीट भविष्य बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगा और वो सोच, वो विजन भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हड़ताल और बंद से हो रहे नुकसान की वजह से महाराष्ट्र के कुछ व्यापारी संगठनों ने अब हड़ताल में शामिल ना होने का फैसला किया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बहुजन क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिसके बाद प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ और कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ था। लिहाजा महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसी घटनाओं को गलत ठहराया और कारोबार के नुकसान का हवाला देते हुए अब आने वाले दिनों में होने वाली हड़ताल और बंद से दूरी बनाने का ऐलान किया। किसी भी राजकीय पक्ष ने अगर भारत बंद, महाराष्ट्र बंद का पुकारा दिया तो हम हमारे कोई भी व्यापार बंद करके नहीं रखेंगे। सोने चांदी और गहनों का कारोबार करने वालों ने भी हड़ताल की वजह से होने वाले नुकसान का जिक्र किया। मार्केट का बंद रखना में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आने वाले समय में भी इसी तरह का अगर कोई बंद रहा तो बिल्कुल यहाँ के लोग बंद नहीं करेंगे। निर्भया गैंगरेप केस के 4 दोषियों की फांसी की तारीख एक बार फिर टल गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इससे पहले 1 फरवरी को निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने की तारीख तय हुई थी, जिसके खिलाफ निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर फांसी पर रोक लगाने की मांग की। विनय की तरफ से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने का हवाला दिया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक 4 दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की फांसी की सजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और अगले आदेश तक कोई फांसी की सजा की तारीख नहीं दी गई है। अब 1 फरवरी 2020 को होने वाली सजा नहीं होगी। 4 दोषियों की फांसी दूसरी बार टलने से निर्भया के घरवाले निराश हैं। कोर्ट के इस फैसले से नाराज निर्भया की मां ने तो सिस्टम और सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहीं न कहीं ये हमारी सिस्टम की नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है। कम से कम एक की तो फांसी देते। जिस तरह से वो कानून के साथ खेल रहा है, कानून उनका ही सपोर्ट कर रहा है, सरकार उनकी सपोर्ट कर रही है। वहीं निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा ने भी कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई। फांसी की सजा जो पोस्टपोन की गई है, मुझे लगता है कि हमारी जुडिशरी, स्पेशली मैं इस कोर्ट की बात करूं, ये कोर्ट इनके पास बिल पावर नहीं था, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। वहीं इस मामले में निर्भया के पिता ने 4 दोषियों की फांसी दूसरी बार टालने का ठीकरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फोड़ दिया। अब जो हमें समझ आ रहा है, केजरीवाल ने गेम खेला है, जेल अथॉरिटी ने गेम खेला है, क्योंकि राहुल मेहरा ने भी उन्हीं के पक्ष में बयान दिया था। आज केजरीवाल ने खुद 4 घंटा बैठ करके उनसे बात किया है फोन पे। केजरीवाल से लोग मिले हुए हैं। अब केजरीवाल ने, इसका जिम्मेवार केजरीवाल ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। और दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की जनता ये समझे कि केजरीवाल के राज में क्या पानी बिजली ही जरूरी है या महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है। निर्भया के पिता के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी और कानूनी दांवपेच को दोषियों की फांसी टलने का जिम्मेदार बताया। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये भी मांग की कि निर्भया के दोषियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों से जुड़े कानून में सुधार की भी अपील की ताकि दोषियों को 6 महीने के अंदर फांसी दी जा सके। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के बाद हो रहे मूर्ति विसर्जन के दौरान एक नाव नदी में पलट गई। आरोप है कि मूर्ति लेकर पहुंचे लोग पुलिस के मना करने के बावजूद नदी के बीच पहुंच गए थे और क्षमता से ज्यादा वजन होने की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते नाव में रखी सरस्वती की मूर्ति पलटकर नदी में गिर गई और मूर्ति को पकड़कर बैठे 3 लोग भी नदी में डूबने लगे।
रखने के बाद 2 आदमी जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद दूसरी नाव में मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। काफी देर की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हम लोग कहें कि आप जो है नाव पे मत जाइए, तो लोग बलबस्ती नाव पे चढ़